हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। जैसे कि कल हमने अपने ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्या क्या हमारी कंडीशंस होनी चाहिए वो डिस्कस करी थी। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि मिस्टर जॉन, ए फॉरेन प्लेयर, comes to India since 2007-8 every year to play cricket and stays here for 120 days. State the residential status of Mr. John for the assessment year 21-22. के कहने का क्या मतलब है कि जो मिस्टर जॉन है वो एक फॉरेन प्लेयर है जो कि इंडिया में 2007-8 से आता है हर साल क्रिकेट खेलने के लिए और 120 दिन इंडिया में रहकर जाता है। तो अब हमारे को उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो अब हमारे को ये पता चल गया कि हमारे को एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डालना है, तो मतलब कि वो नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सबसे पहले हम बेसिक कंडीशंस पे देखते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहता हो प्रीवियस ईयर में। तो पिछले साल तो वो 120 दिन ही रहा, इस करके हमारी पहली बेसिक कंडीशन तो उसने पूरी करी ही नहीं। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि वो हमारे पिछले साल में 60 दिन रहा हो और उस पिछले साल को छोड़कर पिछले जो 4 साल आते हैं उसमें वो 365 डेज एटलीस्ट रहा हो। तो वो इस कंडीशन को पूरी कर रहा है कि पिछले साल वो 120 दिन रहा, तो वो पूरी हो गई। पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 4 सालों में वो हर साल 120 दिन रह के जा रहा है, तो 365 डेज बन गए आराम से। तो वो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। फिर अब हम अपनी एडिशनल कंडीशंस देखेंगे। हमारी पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी? वो पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा हो, तो वो आसानी से रेजिडेंट रह पाया। 120 दिन वो हर साल रहता था, तो वो पहली एडिशनल कंडीशन को पूरी कर रहा है। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या थी कि पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों में वो एटलीस्ट 730 डेज रहा हो। तो वो 120 दिन एक साल में रह रहा, तो 7 सालों में 730 डेज तो आराम से रहा होगा, तो वो अपनी सेकंड एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर रहा है। तो जो अपनी एक बेसिक कंडीशन और अपनी 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करता है वो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। मतलब इस केस में जो मिस्टर जॉन है वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉलोइंग केसेस में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो फर्स्ट केस क्या आता है कि अजय जो है वो इंडिया का सिटीज़न है जो कि ईरान के लिए 18 अप्रैल 2020 को इंडिया से लेफ्ट कर गया था और उसके बाद इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021 तक वापस नहीं आया। तो हमारे को अब इस केस में इंडिविजुअल का एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो हम सबसे पहले बेसिक कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है कि वो 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए इंडिया में, पर वो तो वापस ही नहीं आया प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए वो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता। सेकंड बेसिक कंडीशन की प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहता हो और उससे पहले वाले 4 सालों में 365 डेज रहा हो, तो वो पिछले साल तो यहाँ रहा ही नहीं, तो इस करके सेकंड बेसिक कंडीशन भी उसने पूरी नहीं। अगर एक केस में दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो उस केस में वो असेसी जो है वो नॉन रेजिडेंट होता है। तो इस केस में अजय जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अब हम अपना नेक्स्ट केस करते हैं कि गौतम जो है वो यूएसए के लिए 10 मार्च 2018 को इंडिया से चला गया था और इंडिया में वो 20 साल रहकर गया है और वो इंडिया में 10 सितंबर 2020 को वापस आया। तो अब हमारे को उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अब हम इसकी बेसिक कंडीशंस देखेंगे। हमारी पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि असेसी जो है वो 182 डेज से ज़्यादा हमारे प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो। तो अब वो कह रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर में 10 सितंबर 2020 को वापस आ गया था, तो मतलब सितंबर के जो हमारे 20 डेज़ हुए और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो ये जो हमारे 6 महीने और वो 20 दिन, तो इनको मिलाकर 182 डेज से ज़्यादा तो वो रहा ही है, तो इसलिए उसने हमारी पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन आती है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि वो हमारे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहा हो और उससे पहले 4 सालों में 365 डेज़ रहा हो। तो वो पिछले साल तो हमारे इंडिया में 60 डेज़ रहा ही, क्योंकि वो 6 महीने और 20 दिन रहा था। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि वो 365 डेज़ उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले वाले 4 सालों में 365 डेज़ भी वो रहा है कि 20 ईयर्स पूरा रह के गया। तो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन भी पूरी कर रहा है। अब हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या कहती है कि वो जो असेसी है वो प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल एट लीस्ट रेजिडेंट रहा हो इंडिया में। तो वो 20 साल पूरा रह के गया, तो 2 साल तो आराम से करी उसने, तो पहली एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी उसने। सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या बात कहती है, पिछले साल को छोड़कर उससे पहले वाले 7 सालों में एटलीस्ट वो 730 डेज़ इंडिया में रहा हो। तो जब वो 20 ईयर्स रहा तो उसने आराम से 730 डेज़ वाली कंडीशन पूरी कर ली। तो अब हमारी दोनों बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई हैं। जब एक बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन पूरी होती है तो वो केस हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस होता है। तो इस केस में गौतम जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक इंडियन सिटीज़न हैं जो कि अमेरिका में 1 अप्रैल 2020 को गए थे फिल्म की शूटिंग के लिए। उनकी वहाँ तबीयत खराब होने के कारण उनको वहीं पे रहना पड़ा। वो इंडिया को 25 सितंबर 2020 को वापस आए थे और फिर वो दोबारा 8 दिसंबर 2020 को अमेरिका लौट गए और उसके बाद दोबारा इंडिया में वो 15 फेब 2021 को आए। तो अब हमारे को ये बताना है कि जो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं वो हमारे इंडिया के रेजिडेंट हुए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं हुए। तो सबसे पहले हम उनकी बेसिक कंडीशंस को देखेंगे। पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि हमारे इंडिया में वो 182 डेज से ज़्यादा रहे हों प्रीवियस ईयर में। तो वो देखो कि 25 सितंबर को वापस आए 1 अप्रैल को जाने के बाद। तो हमारा असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो वो उसके बाद सीधा 25 सितंबर को वापस आए। तो 5 दिन सितंबर के जो वो यहाँ पर रहे और उसके बाद वो अक्टूबर में यहाँ पर रहे और फिर नवंबर में यहाँ पर रहे, दिसंबर में वो वापस गए थे तो जो 7 दिन वो यहाँ पर रहे वो, और उसके बाद वो 15 फेब को वापस आए। तो फेब के 13 डेज और मार्च के 31 डेज, तो टोटल वो 118 दिन हमारे इंडिया में रहे। तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं करी है और सेकंड पे उनकी वैसे ही एक्सेप्शन आ गई कि वो एक इंडियन ओरिजिन है उनका, तो इस करके उनकी सेकंड कंडीशन पे भी नहीं लगी। तो अगर हमारे दोनों बेसिक कंडीशंस नहीं लगती, सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो वो जो हमारा असेसी हैं वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे और इस केस में श्री अमिताभ बच्चन जी असेसमेंट ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। हमसे रीज़न भी पूछा था कि वो नॉन रेजिडेंट क्यों हैं, तो हम इसमें साथ में रीज़न भी दे देंगे कि उन्होंने कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की है जो कि एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इसीलिए वो असेसमेंट ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट हैं। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक टैक्स इंसिडेंस करते हैं, जिससे कि हम टैक्स लाइबिलिटी के बारे में जान पाएंगे और हम अपने जो इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि हम किस तरह से डिवाइड करेंगे कि कौन सी इनकम रेजिडेंट को जानी चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जानी चाहिए, नॉन रेजिडेंट को जानी चाहिए। पहला पॉइंट आता है हमारा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कि हमारे को कोई इनकम इंडिया में रिसीव होनी थी, चाहे वो हमारी अराइज इंडिया में हुई हो या आउटसाइड इंडिया में हुई हो, पर वो हमारे को इंडिया में रिसीव हुई है, तो वो तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगी। सेकेंड पॉइंट आता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कि कोई इनकम मान ली जाती है कि वो इंडिया में रिसीव होगी, चाहे उसका अराइजन इंडिया में हुआ हो या उससे आउटसाइड इंडिया हुआ हो, तो वो तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगी। थर्ड पॉइंट आता है कि इनकम एक्रूड और अराइजन इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कि कोई इनकम हमने इंडिया में अर्न करी है, चाहे वो हमारे को इंडिया में रिसीव हुई हो या आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई हो, तो वो तब भी तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगी। फोर्थ पॉइंट आता है
कि इनकम डीम टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कि ये मान लिया जाता है कि वो हमारी इंडिया में अर्न करी गई है, भावे हो हमारे को इंडिया में रिसीव हुई हो या आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुई हो, तो वो तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगा। तो मतलब अगर हमारे को कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो तीनों में टैक्सेबल है। मान लिया जाता है कि वो इंडिया में रिसीव होएगी तो तीनों में टैक्सेबल है। अगर वो ये मान लिया जाता है कि हमने इंडिया में अर्न करी है तो तीनों में टैक्सेबल, और अगर इंडिया में अर्न करी जा रही है तो वो तब भी इंडिया में तीनों टैक्सेबल, तीनों केसेस में टैक्सेबल है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो उस केस में तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल नहीं होगी। वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की केस में टैक्सेबल होगी, एनआरआई के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड। तो मतलब कि हमारे को कोई इनकम ऐसी रिसीव्ड हुई है जो कि आउटसाइड इंडिया के बिजनेस से है और वो बिजनेस आउटसाइड ही कंट्रोल किया जाता है, इंडिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगी, एनआरआई और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, कि हमारे को इनकम जो है वो रिसीव हुई है जो कि आउटसाइड इंडिया हुई है किसी और अदर सोर्सेज से, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एनआरआई के केस में नहीं होगी। फिर आता है कि इनकम एक्रूड और अराइजन एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि मतलब कि कोई इनकम जो है वो हमारे को आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है पिछले सालों में, पर वो इंडिया में ला दी गई है प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में तीनों के तीनों स्टेटस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कि कोई इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है पिछले सालों, कई सालों में, और पिछले साल वो उसको यहाँ पर ले आया इंडिया में, तो वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है वहाँ पर, और हमारी इंडिया से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। इनको याद करने का एक बहुत सा आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन कौन सी इनकम आती हैं, तो पास्ट की जो इनकम है, चाहे वो टैक्स्ड है चाहे अनटैक्स है, वो हमारी इसमें नहीं आती, बाकी सारी इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल है। फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती हैं, कि कोई इनकम हमारे को इंडिया में रिसीव हुई है, या हमने मान लिया है कि वो हमारे को इंडिया में रिसीव हुई है, या हमने कोई इनकम अर्न करी है इंडिया में, या मान लिया गया है कि वो इनकम इंडिया में अर्न हुई गई है, और या फिर कोई इनकम जो कि आउटसाइड बिजनेस से कमाई जा रही है, जो बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, तो उस इनकम को भी हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल करते हैं। बाकी इससे जो भी कोई इनकम होगी वो इसमें टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट का केस। नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ वही 4 इनकम टैक्सेबल होएगी जो कि रिसीव हुई है इंडिया में, या मान लिया गया है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर कोई हमने अर्न करी है इंडिया में, या मान लिया गया है कि वो इंडिया में अर्न करी गई है। बाकी कोई भी इनकम इसमें टैक्सेबल नहीं होगी। अब आता है इसमें कुछ पॉइंट्स कि जैसे कि डिविडेंड, अगर हमारे को क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी कि हमको डिविडेंड इंडिया की कंपनी से रिसीव हुआ है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल है। पर अगर हमारे को ये चीज़ गिवन है कि डिविडेंड जो है वो सिर्फ फॉरेन कंपनी से हमारे को रिसीव हुई है, उसमें इंडिया की कोई कंपनी नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है कि किसी फर्म का कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे को रिसीव हुआ है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं है। और अगर कोई फर्म का कुछ भी रिसीव हुआ है तो वो
तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, चाहे वो फर्म की कोई भी वैल्यूएशन है, तो वो हमारे तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं है। फिर अगर कोई हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारे को इंडिया में इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हुई है, तो वो हमारे तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई हमारे को ये बोलता है कि एग्रीकल्चर रिसीव्ड इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर रिसीव्ड इन अमेरिका, या फिर कोई भी मतलब इंडिया को छोड़कर किसी और देश से हमारे को कोई एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हो रही है, तो वो हमारी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। और उसके बाद अगर कोई हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो वही बात होगी कि कोई हम इनकम हमारे को इंडिया में रिसीव होती है कि हमने कोई सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बना रखा था, उस पर हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो हमारी इंडियन की इनकम है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। और बस कोई अगर पास्ट की अनटैक्स इनकम है तो वो हमारी तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि कोई पिछले साल की हमारी इनकम थी जिस पर टैक्स नहीं लगा और वो इस साल दिखाई जा रहा है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये था हमारा टैक्स इंसिडेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरे लिखे हुए ये नोट्स पसंद आए हो या फिर आपको इसकी नोट्स चाहिए हों, तो आप मुझे मेरी जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल आईडी graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।